शुरुआत करते हैं हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले तो चैप्टर की हेडिंग से देख लेते हैं, व्हाट इज द डाइवर्सिटी, जिसको बोलते हैं विविधता, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे जीवित जो जीव जंतु है, उन जीव जंतुओं में क्या क्या विविधता है, डाइवर्सिटी कैसी है, ये हमारे इस चैप्टर है। और इसमें हम इस चैप्टर में हम समझेंगे कि उनको कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से ग्रुप्स में उनको डाला गया है, और उनकी ग्रुपिंग कैसे की गई है। यानी जीव 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 तो अलग अलग होते हैं, ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं। तो सिमिलर सिमिलर ऑर्गेनिज्म, जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म है, उनको कैसे अलग किया, फिर जो डिफरेंट है उनको अलग क्लासेस में रखा, अलग ग्रुपेज में रखा। तो ये सब हम इस चैप्टर में कुछ एग्जांपल से समझेंगे। कुछ सिमिलर छोटे छोटे एग्जांपल है तुम्हारे सामने, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं, शुरुआत करते हैं इससे कि हैव यू एवर थॉट ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म दैट सराउंड अस, ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू ए लेजर और ग्रेटर एक्सटेंट। मतलब हर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव हैं, वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, दूसरे से डिफरेंट है, कुछ मात्रा में लेजर या फिर ग्रेटर एक्सटेंट, यानी बड़ी मात्रा में वो एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ एग्जाम्पल के रूप में है तुम्हारे सामने कि तुम्हारे कंसिडर करो योर सेल्फ और फ्रेंड, फ्रेंड और तुम्हारे बीच में कंसिडर करो, क्या उनकी सेम हाइट है, क्या उनकी नोज मिलती है आपस में, और हैंड स्पाम है हाथ का, क्या फ्रेंड के साथ मिलता है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फ्रेंड्स के साथ तो हमारी काफी सिमिलरिटीज मिल जाएगी, कुछ डिफरेंट होगी, नाक अलग होगी, है ना, हाथ की साइज अलग होगी। तो इस तरीके से छोटी मोटी डिफरेंसेस हमारे बीच में होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हाउएवर इफ वी वर टू कंपेयर आवरसेल्फ एंड अदर फ्रेंड विद अ मंकी। अब हम मंकी के साथ कंपेयर करते हैं, बंदर के साथ, तो क्या पाते हैं, क्या उनमें और हम में सिमिलरिटीज है, काफी कुछ सिमिलरिटीज मिलती हैं। We and our friend have a lot in common when we compare ourselves with a monkey। जब हम मंकी के साथ उन कंपेयर करते हैं तो काफी कंपैरिजन हमें मिलता है, कॉमन चीजें मिलती है इसमें, ठीक है ना। बट सपोज वी हैव टू ऐड ए काउ। अब हम जब काउ के साथ कंपैरिजन करते हैं, गाय के साथ, तो क्या हमें सिमिलरिटीज मिलती है? नहीं मिलती। जितनी मंकी के साथ मिलती है, काऊ के साथ उतनी सिमिलरिटीज नहीं होती है। We would then think that the monkey has a lot more in common with us than with the cow। तो मंकी के साथ हमारा जो कंपैरिजन है, कॉमन चीजें हैं, वो ज्यादा मिलेगी, काऊ के साथ नहीं मिलेगी। ओके, तो ये एक एक्टिविटी है तुम्हारे सामने, एक्टिविटी 7.1। और इस एक्टिविटी के द्वारा कुछ समझाया गया है। जैसे हम बात करते हैं काऊ की ही, तो देसी काउज एंड जर्सी काउ, दो काऊ के कंपैरिजन की बात की कि क्या देसी काऊ जर्सी काऊ की जैसी दिखती है। अब जैसे काऊ है तो उसमें जो सिमिलरिटीज काफी है, मिलेगी, लेकिन वो कुछ उसमें डिफरेंसेस होगा, देसी काऊ और जर्सी काऊ कैसी होती है। तो ये दोनों क्या है, काऊ की ही अलग प्रजाति है। एक तो जाति होती है, एक प्रजाति होती है। प्रजाति मतलब उसी के अंदर ही हम देसी गाय को अलग से पहचान सकते हैं और जर्सी गाय को भी थोड़ा अलग से पहचान सकते हैं, कुछ उसमें डिसिमिलरिटीज होगी। ऑल देसी काउज लुक अलाइक, क्या सभी देसी काऊ एक जैसी दिखती है? तो सही है, देसी काऊ सारे की सारी एक जैसी दिखती है। विल वी बी एबल टू आइडेंटिफाई जर्सी काऊ इन ए क्राउड ऑफ देसी काऊ? क्या देसी काऊ का एक झुंड, क्राउड है, उसमें हम जर्सी काऊ को देख सकते हैं, अलग से पहचान सकते हैं? हाँ, हम जब देसी गाय काफी है, उसमें एक अलग से जर्सी गाय अगर हम दिखाई दी, तो उसे हम अलग से बिल्कुल पहचान सकेंगे कि ये देखो, ये जर्सी गाय है, ठीक है ना। ये एक अलग जाति है जिसकी सींग वगैरह, उसको आकार को थोड़ा बहुत पहचान के। वैसे सिमिलरिटी में अगर हम बात करें तो काऊ की आपस में सिमिलरिटीज काफी ज्यादा है, लेकिन ये एक काऊ की ही अलग स्पीसीज है, जर्सी काऊ एंड देसी काऊ। ये एक एग्जांपल है। और व्हाट इज द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन का बेसिस क्या है इन गायों में बीच में क्या है? तो ये एक एग्जांपल है। इसके द्वारा सिर्फ ये समझाया गया है
कि कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं, या फिर कैसे उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब हम जानते ही हैं कि ज्यादातर जो जीव हैं उनमें काफी जीव है, उनमें सिमिलरिटीज मिलती हैं, तो काफी में तो बिल्कुल ही सिमिलरिटीज नहीं होती हैं। तो कुछ आगे और एग्जांपल देखते हैं। In this activity, we had to decide which characteristics were more important in forming the desired category. तो इस एक्टिविटी द्वारा ये पता करना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, गुण, उनके बीच के कौन कौन से गुण, वो कौन कौन से गुण मोर इम्पोर्टेंट है उस डिजायर कैटेगरी में डालने के लिए। ठीक है ना, तो हर जीव के अलग पहचान गुण वगैरह होते हैं, तो उस हिसाब से उसको डिजायर अपनी इच्छा से, मतलब डिजायर का मतलब होता है कि इच्छित कैटेगरी जिसमें हम उसको डालना चाहते हैं, तो वो उसको हम उस जीव को उसमें रख सकते हैं। Hence, we were also deciding which characteristics could be ignored. और हम ये भी देख सकते हैं कि उसमें से कौन कौन से गुणों को हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब उनको मतलब हम कैटेगरी में डालने के लिए उसको गिने नहीं, छोड़ सकते हैं उनको। आगे और एग्जांपल से हम इसको क्लियर करेंगे। नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म इन विच लाइफ ऑकर ऑन अर्थ। ठीक है ना, अर्थ में मतलब दुनिया में, हमारे में बहुत सारी अलग अलग फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स की लाइफ है। अभी डिफरेंट फॉर्म्स की लाइफ जैसे साइज, शेप, कलर, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया से, है ना, तो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं बैक्टीरिया, ये भी जीव है। अच्छा, और ये कितने होते हैं, फ्यू माइक्रोमीटर्स इन साइज, बहुत छोटे होते हैं। और जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ब्लू व्हेल की और रेडवुड ट्रीज की ऑफ कैलिफोर्निया, ये कितने होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। ब्लू व्हेल को देखा आपने, बहुत बड़ा जीव होता है समुद्र में। और कैलिफोर्निया के रेड ट्रीज ये 30 मीटर्स टू 100 मीटर्स लंबे होता है। ठीक है ना, यानी कि देखो कि जीव छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके अगर उनकी साइज की बात करें तो बहुत ही बड़ी उसमें वैरायटी आपको मिलेगी। तो इस प्रकार की अलग डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। अब बात करते हैं तो सम पाइन ट्रीज होते हैं, ये पेड़ है, पाइन के पेड़। ठीक है ना, अब ये जिंदा कितने तक, लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों सालों तक ये रहते हैं, जिंदा रहते हैं, यानी कि उनकी जिंदगी कितनी चलती है, हजारों साल। वाइल इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, और हम मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो सिर्फ कुछ दिन ही वो जिंदा रह पाते हैं। ठीक है ना, तो अगर जिंदगी की बात करें, लाइफ स्पैन की बात करें, तो वो भी बहुत ही अलग उसमें डिफरेंस होता है। लाइफ ऑल्सो रेंज फ्रॉम कलरलेस, अब कलर की बात करें तो कलरलेस और ट्रांसपेरेंट वर्म जो कीड़े होते हैं वो कुछ कलरलेस भी होते हैं और ट्रांसपेरेंट फॉर्म में भी वो पाए जाते हैं। और जबकि बर्ड्स एंड फ्लावर ये बहुत ही कलर्ड, ब्राइट कलर होता है इनका, पक्षियां, फ्लावर्स, ये सभी बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं। This bewildering variety of life around us have evolved on the earth over millions of years. अब यहाँ क्या समझे कि जो इस प्रकार की जो वैरायटी है लाइफ की, इसको बनने में लाखों साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर लगे। इस प्रकार की लाइफ, ये हमारे आसपास जैसी ये लाइफ देख रहे हो ना, जिसमें इतनी वैरायटीज है, इस वैरायटी को बनने में लाखों साल लगे। However, we do not have more than a tiny functions. However, we do not have more than a tiny fractions of the time to try and understand all these living organisms. So we cannot look at them one by one. Instead, we look for similarities among the organisms. तो हम ये जो है ये इतनी सारी वैरायटी है, इसको हम इस तरीके से वन बाय वन ऐसे नहीं देख सकते, अंडरस्टैंड कर सकते। हम क्या करेंगे, हम ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज देखेंगे और उनको डिफरेंट अलग अलग क्लासेस में रखेंगे और उसकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अलग अलग क्लासेस में रखकर उनमें जो समानताएं हैं, जिन जिन समानता, अब जैसे पक्षियों का अलग ग्रुप बना लिया, रेप्टाइल्स है, सांप है, सांपों का अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है ना,
और इंसेक्ट्स हैं, अब इंसेक्ट्स में सिमिलरिटी आपस में, जो जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े जिन जिन में सिमिलरिटीज मिलती है उनको एक अलग ग्रुपिंग में कर दिया। इस तरीके से हम उसको अलग अलग ग्रुप में डाल के क्लासेस करके उसको यूज करते हैं। In order to make relevant group to study the variety of life form, we need to decide which characteristics decide more fundamental. अब क्या करना है कि अब उनको अलग अलग ग्रुपिंग में करना है, अलग अलग ग्रुप में डाल के स्टडी करनी है। अलग अलग ग्रुप में डाल के स्टडी करने के लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उनमें कौन कौन से गुण आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उनके आपस में मिलते हैं, क्या वो डिसाइड करते हैं, तो वो उनके फंडामेंटल होंगे, कौन कौन से आधारभूत गुण कौन से हैं, ठीक है ना, वो हमें डिसाइड करने होते हैं कि उस हिसाब से उनको हम ग्रुपिंग कर सकें। समझेंगे कि भाई हमारे चारों ओर बहुत ही लाइफ में बहुत विविधताएं हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, खूब सारी वेराइटीज है, अब उनको हम ग्रुपिंग करके कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है ना, तो उसको कैटेगराइज करना है, तो उसी को हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, विद इन दिस ग्रुप स्मॉलर सब ग्रुप। अब जैसे ग्रुप में बांट दिया, अब ग्रुप में जो सिमिलर कुछ कुछ कैरेक्टर्स थे वो तो एक ग्रुप के हो गए, अब सेम ग्रुप के अंदर ही अगर उनमें थोड़ी बहुत डिसिमिलरिटीज है, थोड़ा बहुत उनमें अंतर है, तो फिर उसी सेम ग्रुप में हम एक सब ग्रुप डाल देते हैं, समझ गए ना, सब ग्रुप, ताकि वो उनको थोड़ा सा अलग से पहचाना जा सके। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस बेस के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अच्छा, अब इसको देखें, पढ़ें कि शुरुआत में क्या क्लासिफाई किए गए, कैसे उनको बांटा गया। हालांकि ये एक लंबी प्रक्रिया थी, शुरू शुरू में ऐसा नहीं, अभी जो क्लासिफिकेशन किया है ना साइंटिस्ट ने, वैसा क्लासिफिकेशन शुरू से नहीं था, इसको डेवलप होने में टाइम लगा। तो पहले पहले जो क्लासिफाई करने के कुछ अलग गुण लिए कि भाई जमीन पे पाए जाने वाले कौन कौन से हैं, हवा में उड़ने वाले कौन से हैं, पानी में रहने वाले कौन से हैं, वैसे किया। फिर उनमें जितने अंतर देखे गए, उस अंतर के डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी के आधार पे उनको अलग अलग क्लासिफाई करते गए, तो उस वो सारा हम देखेंगे। तो ये है अटेम्प्ट एट क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स हैव बीन मेड सिंस टाइम इमोरल। सबसे पहले क्या हुआ, ये ग्रीक थिंकर्स थे, अरस्तु, जिसको ये इंग्लिश में यहाँ पे एरिस्टोटल कहते हैं, जबकि इसको बोलते हम अरस्तु है, ठीक है ना। अरस्तु ने इसको क्लासिफाई किया था एनिमल्स को, कि वो कैसे रहते हैं, है ना, जमीन पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, इन वाटर, इन द एयर, हवा में रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, इस आधार पे क्लासिफाई किया था। तो ये बहुत ही सिंपल वे था, तो इस तरीके से बांटना तो बिल्कुल सिंपल तरीका था कि पानी में रहने वाले इसको अलग ग्रुप कर दिया, हवा में रहने वाले इनको अलग अलग ग्रुप कर दिया, ये बहुत ही सिंपल वे था लाइफ को लुकिंग के लिए, बट मिसलीडिंग टू, लेकिन इससे मिसलीडिंग हो जाती थी, मिसलीडिंग तो होनी थी। तो पानी में रहने वाले सारे जंतु की बात करें तो पानी में तो बहुत सारे जंतु रहते हैं, और उनमें कितना आपस में अंतर होता है, खूब सारा अंतर होता है उनमें। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल दैट लिव्स इन द सी इंक्लूड कोरल, whales, octopus, starfish and shark, इतने सारे जीव रहते हैं। कोरल भी बहुत अलग टाइप के होते हैं, बहुत छोटे, और वेल्स देखो बहुत बड़ी होती है, ऑक्टोपस बिल्कुल अलग दिखता है। तो इस तरीके से जो पहले जो क्लासिफिकेशन किया था ना, ये सही नहीं था। अब हम बात करते हैं, वी कैन इमीडिएटली सी दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन नंबरस वे। तो हम जानते हैं कि ये जो जीव है वो बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से, ईच अदर्स, और बहुत सारे तरीकों से, न्यूमरस वेज। इन फैक्ट हैबिटेट इज द ओनली पॉइंट दैट दे शेयर इन कॉमन, लेकिन उनमें सिर्फ कॉमन थिंग्स क्या थी, हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब जानते हो तुम, हैबिटेट्स का मतलब होता है उनका घर, निवास स्थान, जहां वो पाए जाते हैं। पिछले क्लास में मैंने समझाया था अभी हैबिटेट्स का मतलब। देन हैबिटेट्स इज द only points that share in common. This is not an appropriate way. तो ये एक सही तरीका नहीं है। appropriate way का मतलब होता है सही तरीका, then not an appropriate way, है ना। तो उसको ग्रुपिंग करने का और उसकी स्टडी करने का ये कोई appropriate तरीका नहीं था। देन आगे आगे इसके बारे में क्या सोचा गया, then we therefore need to decide which characteristics to be used as the basis of making the broadest division
तो हमें ये डिसाइड करना था कि इस तरीके का ब्रॉडेस्ट डिवीजन करने के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण काम में लिए जाएं, कौन कौन से गुणों के आधार पे उसको जीव जंतुओं को हम अलग अलग ग्रुप में बांट सके। Then we will have to pick the next set of characteristics of making subgroup. इसलिए हमें एक नया सेट तैयार करना था कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो ग्रुप को वापस अंदर सब ग्रुप्स में बांटे, फिर उनको अलग तरीके से डिविजन्स करें, उनको विभाजन करें। This process of classification within each group can then continue using new characteristics each time. तो ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का हर ग्रुप में, ये लगातार चलता रहा जैसे जैसे नए उनके गुण मिलते रहे। जैसे मतलब कि कॉमन ग्रुप्स, कॉमन जो गुण थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनको लेके एक ग्रुप बना दिया। अब उन जीव जंतुओं में और कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, नए गुण मिले, तो उसके आधार पर उसमें सब ग्रुप बांट दिया कुछ और बीच में, फिर सब ग्रुप बांट दिया। सब ग्रुप बांटने के बाद में फिर उस सब ग्रुप के अंदर जो जीव शामिल थे उनके बीच में कुछ अंतर मिले, तो फिर उसको अलग फर्दर डिवाइड कर दिया। ऐसे डिवीजन चलता रहा कंटिन्यूसली। बिफोर वी गो ऑन, वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है, ये हमें सोचना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वो उसके आपस में जो उनके विशेषताएं, जिसको हम बोलते हैं गुण या विशेषता। When we are trying to classify a diverse group of organisms, we need to find way in which some of them are similar enough to be thought of together. तो हम जब ट्राइंग करें इसको क्लासिफाई करने के लिए डाइवर्स ग्रुप में, अलग अलग ग्रुपिंग में, तो हमें क्या करना है? हमें ये डिसाइड करना है कि उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिसिमिलरिटीज है। These ways in fact are detail of appearance or behavior, in other words form and functions. तो ये जो तरीका है, ये उनके बिहेवियर, उनके मतलब कि व्यवहार, और उनका जो फंक्शन, कार्य करने के तरीके, व्यवहार, इन सब में ये गुण दिखाई देते हैं। ओके, व्हाट वी मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए पर्टिकुलर फीचर और ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब हो गया? एक पर्टिकुलर फीचर्स, पर्टिकुलर फीचर्स, उनमें कौन सा फीचर्स है, विशेषता, और पर्टिकुलर फंक्शन, या फिर वो कोई विशेष कार्य करता हो, पर्टिकुलर फंक्शन, वो भी क्या होगा? वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में कहा जाएगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। That most of us have 5 fingers on each hand is the characteristic. तो एक हमारा एक गुण है कि हमारे हाथ में क्या है? 5 fingers हैं, 5 अंगुलियां हैं, ठीक है ना। That we can run, हम दौड़ सकते हैं, but the banyan tree cannot, लेकिन banyan tree नहीं दौड़ सकता। तो दौड़ना क्या है? ये भी एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है। समझ गए ना कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे डिफाइन किया? ये गुण है, अलग अलग, मतलब किसी जीव जंतु के विशेष कार्य, वो क्या फंक्शन करता है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसमें कोई विशेषता पाई जाती है उसके आकार में, तो वो भी उसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। किसी जीव जंतु में पूंछ पाई जाती है, तो पूंछ का होना, टेल का होना क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी की आंखें बड़ी होती है, तो वो इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी के शरीर पे लंबी लंबी धारियां पाई जाती है, तो ये क्या है? ये भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिसाइडेड एज बीइंग मोर फंडामेंटल देन अदर। अब हमें ये समझना था कि इसमें से, इन सब में से कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम फंडामेंटल के रूप में लेंगे, मतलब ज्यादा आधारभूत लेंगे, तो डिसाइड करेंगे कि दूसरों से कि किस प्रकार से वो ग्रुपिंग की जाए, अलग बांटा जाए उनको। लेट अस कंसीडर हाउ ए स्टोन वॉल इज बिल्ट। अब एक एग्जांपल दिया है कि एक पत्थर की जब दीवार बनाते हैं, स्टोन वॉल, तो उस स्टोन वॉल को बनाते समय जो उसकी जो सबसे नीचे की परत होती है स्टोन्स की, तो वो ही डिसाइड करती है कि ऊपर कैसे पत्थर आएंगे। अब नीचे अगर हमने छोटे छोटे पत्थर रख दिए हैं,
तो हम वॉल के ऊपर बड़े पत्थर तो नहीं रख सकते ना। पत्थर की साइज कैसी होगी, वही साइज होगी जो वहां पे नीचे, वहां पे वॉल के नीचे जो पत्थर है सेम उसी साइज के पत्थर ऊपर भी रखे जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल के रूप में समझाया है कि द स्टोन यूज्ड विल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। जो पत्थर है वो अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। तो जो टॉप ऑफ द वॉल है उसके जो स्टोन है वो क्या होता है, वो हमारी चॉइस से नहीं रखे जा सकते। जो वो कैसे रखे जाएंगे, जो उसके नीचे बिलो जो पत्थर होंगे उसकी शेप एंड साइज के होंगे। The shape and size of stone in the lowermost layer will decide the shape and size of the next layer। इसका मतलब ये है कि जो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में ये समझाया गया है कि जो लास्ट में जो गुण होता है, मतलब शुरू में जो गुण लिया है, तो जो हमने डिसाइड किया है कैरेक्टरिस्टिक, तो उसी हिसाब से उसको ग्रुपिंग किया जाएगा। उसके अलग अपने मर्जी से जीव जंतुओं को ग्रुपिंग नहीं कर सकते। एक स्टोन के रूप में इसको समझाया है। The stone in the lowermost layer are like the characteristics that decide the broadest division। तो इस बड़े डिवीजन को करने के लिए जो स्टोन की जो लोअर मोस्ट लेयर है उसने डिसाइड किया, डिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर इफेक्ट ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब ये है कि इस पूरे चैप्टर में तुम्हें यहाँ तक तुम्हें ये बात समझनी है कि हर जीव के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उनमें खास प्रकार के कोई अलग पहचान, उसके कार्य काम करने की, उसके शारीरिक संरचना है ना। तो ये जो खास प्रकार है, विशेषता है, वो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और उसी आधार पे जीवों को अलग अलग बांटा जाए, ठीक है ना। The characteristics in the next level would be depend on the previous one। जो अगले लेवल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो पहले लिया था गुण उसके आधार पर। यानी पहले एक गुण लेकर हमने जीव जंतुओं को एक अलग ग्रुप में डाला, तो दूसरा जो गुण हम लेंगे तो वो पहले के आधार पर ही लेंगे, ठीक है ना, उससे डिफरेंट नहीं लेंगे हम। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप ए वॉल ऑल हायरार्की बनाएंगे, इसमें एक पूरी क्रम से ग्रुपिंग, मतलब रैंक बनाएंगे इसमें हम पूरी, लोएस्ट रैंक, बड़ी रैंक, ये अभी आगे और समझोगे इसके बारे में। ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए एक रैंक बनती है, जिस रैंक को कहते हैं हायरार्की। Nowadays we look at many interrelated characteristics starting from the nature of the cell। अब आजकल हम क्या करते हैं कि सेल के नेचर के आधार पे, सेल मतलब कोशिका के नेचर के आधार पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं इन ऑर्डर टू क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे ये पहला, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। अब तुम्हें पिछली क्लास में तुमने जाना ही होगा कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल में अच्छा न्यूक्लियस होता है, तुम्हें पता होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, ये यूकैरियोटिक सेल की पहचान है। which allow cellular process to be carried out efficiently in isolation from each other। तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सेलुलर प्रोसेस को आसानी से कैरी ऑन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। Therefore organism which do not have a clearly demarcated nucleus, अब अगर किसी में अच्छा सा न्यूक्लियस क्लियरली नहीं है और दूसरे ऑर्गेनल्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे, what need to have their biochemical pathway organized in very different way। वो फिर अलग अलग तरीके से बायोकेमिकल गतिविधियां करते हैं। This would have an effect on every aspect of cell design। तो उससे क्या होगा कि सेल डिजाइन की पूरी संरचना ही अलग होगी। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अच्छा होता है, पूरा बना हुआ। दूसरी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, ये सभी अच्छे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, तो उसमें सेलुलर प्रोसेस अच्छे तरीके से पूरा अलग अलग विभाजित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम हो गया, गोल्जी बॉडीज का अलग काम हो गया, है ना। तो एक दूसरे से अलग अलग विभाजित है। और अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम प्रोकैरियोटिक बात करते हैं, तो यहाँ पे नहीं है उसमें जुड़ा हुआ। The cell occurs
सिंगली और आर दी ग्रुप अर्थ। अच्छा, वो सेल क्या सिंगल है या फिर वो ग्रुप में बंटे हुए हैं, ये भी उसका गुण है। cells that group together to form a single organism used to principle of division of labor, ठीक है ना। अब सेल ग्रुप में होंगे तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब किसी जीव में वो कार्य का विभाजन करेंगे। अब तुम्हें पता है सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। तो बॉडी डिजाइन पूरी उस हिसाब से ग्रुपिंग करके सेल बनाते हैं। In such a body design, all cells would not be identical. Instead, group of cell will carry out specialized function. तो जो group of cell होगा वो एक स्पेशल फंक्शन करेगा, एक सारे सेल्स मिलके एक स्पेशल कार्य करते हैं। This makes a very basic distinction of the body design of organism. As a result, an amoeba and a worm are very different in very body design. अमीबा के बारे में तुम जानते हो, अमीबा क्या करता है, सिंगल सेल का है, जबकि वॉर्म मल्टी सेलुलर है, तो उनकी बॉडी डिजाइन भी अलग होगी, ठीक है ना। दूसरा है, डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओवन फूड, क्या ऑर्गेनिज्म खुद ही अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, या फिर बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस ओवन फूड वेरियस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड वुड मेक वेरी डिफरेंट बॉडी डिजाइन। तो इस आधार पर भी उनका बॉडी डिजाइन अलग होगा। अगर वो खुद बनाया जाए फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जैसे प्लांट वगैरह हैं, तो उनकी बॉडी की संरचना अलग होगी, और वो खुद नहीं बनाते हैं तो उनकी बॉडी संरचना अलग होगी। ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जैसे प्लांट, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर बॉडी, उनकी बॉडी ऑर्गेनिज्म का लेवल क्या है। एनिमल की बात करते हैं तो हाउ डज द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप, उनकी बॉडी कैसे डेवलप हुई, organized into different part, and what are the specialized organs found in for different function। तो उसमें अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। तुम जानते हो एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग कार्य करने के लिए, डिफरेंट कार्य करने के लिए, है ना। तो उसमें बॉडी डिजाइन अलग ही होती है। तो ये सब समझाने के लिए है तुम्हें कि कैसे उनको ग्रुपिंग की जाती है। ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको देख लेते हैं कि वी कैन सी दैट इवन इन दीज फ्यू क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, एक हायरार्की इज डेवलपिंग। हायरार्की का मतलब समझ लो, हायरार्की का मतलब होता है रैंक, रैंक देना उन जीव जंतुओं को। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी डिजाइन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जो बॉडी डिजाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, वो काम में ली जाती है कि प्लांट्स का कैसे डिवीजन किया जाए। टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज इम्पोर्टेंट फॉर क्लासिफाइंग एनिमल्स, एनिमल्स की क्लासिफाई करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। This is because the basic design are different based on the need of their own food, acquired it, वो अपना खुद का भोजन बनाते हैं, भोजन लेते हैं। Therefore, this design feature have skeleton, उसमें कंकाल है, skeleton है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ग्रुपिंग की जाती है।